ठंडी हवाएं कायरा के भीगे बालों से खेल रही थीं और उसका दिल अजीब सा धड़क रहा था। सिद्धार्थ कुछ देर उसे बस देखता रहा, जैसे उसके सामने कोई हसीन सपना खड़ा हो और उसे डर हो कि कहीं पलक झपकते ही वो गायब ना हो जाए। अचानक बिना कुछ कहे वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कायरा चौंक गई। सिद्धार्थ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बस, उसकी आवाज़ भारी थी। दिल का बोझ उतार रहा हूँ। उसने दोनों हाथों में कायरा के हाथ थाम लिए। कायरा, उसकी आंखों में बारिश की बूंदें और जज्बात दोनों चमक रहे थे। शायद ये पागलपन लगे तुम्हें, शायद तुम हंस दो, लेकिन सच में है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। वो भी बेहिसाब, बेइंता, बेकाबू मोहब्बत। कायरा उसे बस देखती रही, बिना पलक झपकाए। सिद्धार्थ आगे झुककर बोला, तुम्हारी हंसी मेरा सुकून है, तुम्हारी नाराजगी मेरी बेचैनी, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो मेरे लिए किसी आसमान से कम नहीं। और वो गहरी सांस लेकर बोला, जिंदगी बहुत लंबी है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, सिर्फ आज कल नहीं, पूरी उम्र। फिर उसने बारिश में भीगते हुए दोनों हाथ फैलाकर जोर से कहा, आई लव यू कायरा। क्या तुम इस पागल के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? आई लव यू कायरा। उसकी आवाज़ बारिश और हवा के बीच गूंज गई। दूर पहाड़ियों से उसकी गूंज दोबारा लौट कर आई। लव यू, यू, यू। कायरा के दिल में जैसे आतिशबाजी हो गई हो। उसे सच में बहुत खुशी हुई, इतनी कि अगर वो चाहती तो उसी वक्त छलांग लगाकर सिद्धार्थ के गले लग जाती। मगर नहीं, वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं थी। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी और चुपचाप मुड़कर गाड़ी की तरफ चल दी। सिद्धार्थ हक्का बक्का रह गया। अरे कुछ तो बोलो। कायरा गाड़ी तक पहुंची और दरवाजा खोलते हुए पीछे मुड़कर उसको देखा और मनी मन बोली, आपको लगता है मैं इतनी आसानी से हाँ कह दूंगी? उसकी आंखों में शरारत थी, चेहरे पर बारिश की बूंदें और होठों पर आधी मुस्कान। थोड़ा और तड़पिए मिस्टर ओबराय। सिद्धार्थ भाई घुटनों पर बैठा रह गया, बारिश में भीगते हुए, और हंस भी रहा था और सिर हिला भी रहा था, जैसे मान रहा हो कि ये लड़की सच में उसे पागल बना देगी। मगर उसको कायरा का बिना जवाब दिए जाना जरा भी रास नहीं आया। वो फिर भी मुस्कुरा रहा था कि इतने दिन से जो जज्बात उसने अपने दिल में छुपा रखे थे, अब फाइनली वो निकल गए बाहर। अब उसको सुकून मिल रहा था। वहीं कायरा गाड़ी में बैठ गई, खिड़की से उसे देखती रही और दिल में धीरे से फुसफुसाई, हाँ मैं चाहती थी ये हो। अगर ये सब पहले बोले होते तो बाई गॉड उसी वक्त आपको गले लगा लेती। आखिर यही तो सुनना चाहती थी ना मैं बरसों से। मगर सिद्धार्थ जी, अभी बहुत कुछ सही करना है। अभी मैं उस इंसान को जिंदगी से निकालूंगी पहले, जिसने हमारे बीच आकर आपको फंसाया और आपका इस्तेमाल किया। बहुत भोले हैं आप, आपको नहीं पता, जिस पे आप इतना भरोसा करते हैं वो ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सिद्धार्थ अब भी वहीं खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे धुंधला हो गया था, लेकिन उस धुंध के पार कायरा की नजरें उस पर टिकी थी। कुछ पलों बाद वो भी मुस्कुराते हुए आंखों में हल्की नमी लिए ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और वो मनी मन खुद से कहने लगा, बहुत तड़पाया है मैंने तुझे, बहुत दर्द दिया बचपन से अब तक, और आज जब तूने भी मुझे डुबो दिया है अपने इश्क के समंदर में, तो समझ आया ये डूबना कितना मीठा होता है। हाँ, देर कर दी मैंने, शायद अब तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती, पर मैं तेरी आखिरी सांस तक तुझे चाहता रहूंगा। सिद्धार्थ ये सब मनी मन सोच रहा था। उसके होंठ चुप थे, लेकिन आंखों की गहराई में यह सब साफ लिखा था। सिद्धार्थ के दिल पर जमी परत कोई साफ नहीं कर सकता था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसते जा रहे थे। एक झटके में उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जैसे इस तेजी में वो अपने सारे जज्बात दबा देगा। कायरा जो चुपचाप साइड सीट पर बैठी थी, उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। वो उसके चेहरे की हर लकीर पड़ रही थी। गुस्सा नहीं था, बस एक चुप दर्द था। एक ऐसा दर्द जो किसी का नाम पुकारते हुए भी खामोश रहता है। उसने देखा सिद्धार्थ की आंखों के कोनों में नमी थी, पर उसकी पलकें इतनी सख्ती से झुकी हुई थीं कि एक बूंद भी बाहर ना आ सके। कायरा के होंठ हल्के से खुले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसने खुद को रोका, क्योंकि वो जानती थी ये खामोशी भी एक इकरार है। और वो चाहती थी कि सिद्धार्थ थोड़ा और तड़पे, थोड़ा और इंतजार करे, ताकि जब वो उसकी हो तो वो पल और भी गहरा हो। गाड़ी की हेडलाइट्स बारिश के धुंधलके को चीरती आगे बढ़ रही थी, और अंदर दो दिल एक दूसरे की खामोशियों में बातें कर रहे थे।
कायरा खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक मोड़ पर पड़ी। एक इंसान काले रेनकोट में सड़क किनारे खड़ा था। उसका चेहरा होठ के अंदर छिपा हुआ, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा सा गाड़ी की तरफ था, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। सिद्धार्थ ने भी उसे नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। गाड़ी वापस आई और वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, हिलना तो दूर। उसकी नज़र जैसे गाड़ी के अंदर बैठ रही थी। कायरा को लगा उसने उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक देखी। गाड़ी जैसे ही उसके आगे से गुजरी, कायरा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। ये कहाँ गया? कायरा ने धीरे से कहा। कौन? सिद्धार्थ ने पूछा। वो जो अभी मोड़ पर खड़ा था। सिद्धार्थ ने एक हल्की नज़र रियर व्यू मिरर में डाली, फिर बोला, शायद तूफान से बचने के लिए कहीं चला गया। लेकिन उसके लहजे में एक हल्की सी टेंशन थी, जो सिद्धार्थ ने नोटिस कर ली। कुछ किलोमीटर बाद जब गाड़ी एक और मोड़ से गुजरी, कायरा ने फिर से वही आकृति देखी। वही काला रेनकोट, वही हुड, वही अजीब सी खामोशी। इस बार उसके हाथ में कुछ था, जो बारिश में हल्की सी चमक रहा था। कायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सिद्धार्थ जी! उसकी आवाज़ कांप गई। सिद्धार्थ ने भी देख लिया था। इस बार उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हवा के साथ साथ माहौल में भी एक बेचैनी भर गई थी। पीछे की तरफ देखते हुए कायरा ने देखा, वो आकृति अब सड़क के बीच में खड़ी थी और दूर से ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिख रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए थे। गाड़ी की हेडलाइट्स ने रास्ता रोशन किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अंधेरा अब उनके पीछे पीछे चल रहा है। अगले दिन ओबराय इंडस्ट्रीज सुबह का ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। टाइमिंग की आवाज़, फ़ोन की रिंग और चाय के कप की हल्की खनक, हर कोई अपने अपने काम में डूबा हुआ था। कायरा अपने केबिन में बैठी थी। टेबल पर खुले लैपटॉप की स्क्रीन पर कई फाइलें थीं, लेकिन उसकी आंखें उन पर नहीं बल्कि कहीं और खोई हुई थीं। पिछली रात का सीन उसके दिमाग में बार बार चल रहा था। सिद्धार्थ का बारिश में भीगना, घुटनों के बल बैठकर इजहार करना, उसके दिल में अब भी वही मीठी गूंज थी। आई लव यू कायरा। वो हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी ठक ठक केबिन का दरवाजा खुला। नजर आई तो सामने नैना खड़ी थी। वो हमेशा की तरह सजी धजी थी, चेहरे पर नकली सी मुस्कान और आंखों में वही पुरानी जलन। कायरा ने हल्की सी मुस्कान देकर कहा, आइए बैठिए। नैना बिना जवाब दिए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। चेहरे पर बनावटी सभ्यता, लेकिन लहजे में तेज धार। उसके कुछ कहने से पहले ही कायरा कहती है, इतना भी तमीज नहीं कि किसी के केबिन में आने से पहले नॉक कर लें। फिर थोड़ा रुककर, ओहो, तुम भी ना कायरा, तमीज वो भी नैना जी में? वो तो इनके पास होगी ही नहीं। किसी की लाइफ में जबरदस्ती घुस जाती हैं, उससे तमीज की उम्मीद करना वेस्ट ऑफ टाइम है। वो खुद ही खुद को जवाब देकर कहती है। मगर सामने बैठी नैना का चेहरा तिलमिला जाता है। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना का चेहरा कस गया, गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वो आगे झुककर धीमे लेकिन जहरीले लहजे में बोली, जितना खुश होना है, जितना इतराना है, इतरा लो, क्योंकि बहुत जल्द सिद्धार्थ तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देगा। कायरा ने हल्के से हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे निकाल देंगे? उसकी आंखों में सीधी निडर नजर थी। ठीक है, देखते हैं कौन किसकी जिंदगी से निकलता है। नैना के होंठ दब गए, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन कायरा की मुस्कान ने उसका अगला वाक्य वहीं रोक दिया। कायरा ने अब थोड़ा और आगे झुककर बेहद ठंडे लेकिन चुपते शब्दों में कहा, और हाँ, अगली बार जब धमकी देने आना तो आईने में खुद को देख लेना, शायद समझ आ जाए असली खतरा कौन है। नैना की उंगलियां उसके पर्स की चैन पर कस गईं। वो बिना एक शब्द बोले उठी और ऊंची हील्स की ठकठक के साथ बाहर निकल गई। कायरा ने उसकी पीठ देखी, फिर धीरे से खुद से फुसफुसाई, खेल शुरू हो चुका है मिस नैना, और ख़त्म भी बहुत जल्दी होगा। वहीं ऑफिस के गलियारे में नैना के कदम धीमे थे, लेकिन दिमाग में रफ्तार तेज। उसकी हील्स की ठकठक जैसे उसके भीतर की बेचैनी और गुस्से को गिन रही थी। तो मिस कायरा को लगता है कि वो जीत रही हैं इतनी जल्दी, बस इसलिए कि एक रात पहले सिद्धार्थ ने उसे कुछ मीठी बातें कह दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे पता है ना। दरअसल ये सिद्धार्थ ने जानकर नैना को बताया था सुबह, ताकि उसको उस पर भरोसा रहे और नैना उसके जाल में फंसती चली जाए। नैना के चेहरे पर वही पतली सी मुस्कान थी,
एक ऐसी मुस्कान जो सामने वाले को लगे कि वो हार मान चुकी है, लेकिन असल में वो जाल बुन रही थी। वो एक कोने में बने केबिन में पहुंची जहाँ कोई नहीं था। पुराना केबिन था जो अब बंद रहता था। उसने दरवाजा बंद किया और फोन उठाया। हेलो, हाँ बस सब प्लान के हिसाब से जा रहा है। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। बस आगे का प्लान आगे बढ़ाओ। फिर उसने सामने लगे शीशे में खुद को देखा, होठों पर लिपस्टिक ठीक की और खुद से फुसफुसाई। सिद्धार्थ डार्लिंग, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? तुम मेरा काम खुद कर रहे हो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। इधर केबिन में कायरा एकदम चुप थी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। वो अपनी टेबल पर रखे पेन को घुमा रही थी, जैसे सोच में खोई हो, लेकिन अंदर से उसका माइंड मैप बना रहा था। तो नैना अब खुलकर खेलने लगी है। अच्छा है। वो उठी, खिड़की के पास जाकर बाहर शहर का नजारा देखने लगी। बारिश के बाद की धूप इमारतों पर चमक रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, इस बार जीत हमारी होगी। सिद्धार्थ जी का प्यार भी हमारा, वो भी हमेशा के लिए। इतना कहकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर उसने फ़ोन उठाया और किसी को मैसेज किया, डिनर प्लान कैंसिल मत करना, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, पर्सनल, ओके। फ़ोन भेजते ही उसने गहरी सांस ली और अपनी कॉफ़ी का मग साइड रख दिया। उसके होठों पर वही कॉन्फिडेंट कर्व था जो बताता था कायरा पीछे हटने वालों में से नहीं है, और खेल चाहे जितना गंदा हो, वो खेलने को तैयार है। सनशाइन कैफ़े, शहर के कोने में एक पुराना सा लेकिन क्लासी कैफे। बाहर हल्की बारिश की नमी अभी हवा में थी और अंदर की गर्म रोशनी, लोगों की बातें, हंसी और चम्मच की खनक को घेर रही थी। एक कोने में खिड़की के पास वाली टेबल पर दो लोग बैठे थे। एक लड़की सिर पर कैप, चेहरे पर मास्क, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, गहरी, तेज और किसी प्लान में डूबी हुई। उसके सामने एक लड़का बैठा था। उसके लहजे में अपनापन और थोड़ी राहत थी। वो झुककर धीमे स्वर में बोला, भूमि, मुझे लगता है सब सही हो गया है। हमने जो प्लान किया था सब हमारे हिसाब से चल रहा है। अब हमें नॉर्मल हो जाना चाहिए ताकि किसी को शक भी ना हो। लड़की की आंखें हल्का सा सिकुड़ गईं। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, नहीं, अभी नहीं अरू, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम बस थोड़ा सा सब्र करो, सही वक्त आने दो, फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। लड़का उसे देखता रहा। शायद वो समझ गया था कि भूमिका बाकी है मतलब क्या है, लेकिन उसने और सवाल नहीं किया। वो दोनों उठे। लड़की ने अपने मास्क को थोड़ा ऊपर खींचा ताकि चेहरा और ढक जाए। फिर उन्होंने एक दूसरे को हल्के से गले लगाया। ख्याल रखना, लड़के ने कहा। तुम भी, उसने मुस्कुराकर धीरे से जवाब दिया। दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते हुए कैफे से बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही लड़की यानी भूमि बाहर आई, उसके कदम धीरे हो गए। उसने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर कुछ पल देखा और फिर खुद से बुदबुदाई, बस कुछ दिन और कायू, फिर सब हमारे हिसाब से होगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो जीत के यकीन से भरी हो, और अगले ही पल वो भीड़ में कहीं खो गई। एक सुनसान इलाके में बनी पुरानी हवेली के अंदर की हवा भारी और दबाव वाली थी। कमरे के बीचों बीच एक मजबूत कदकाठी वाला आदमी बैठा था। उसका चेहरा सख्त, आंखों में ठंडी चमक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कमरे के चारों ओर खड़े लोग उसकी ताकत और अंदाज से डर रहे थे। आदमी के सामने लगी थी सिद्धार्थ और एक अन्य व्यक्ति की तस्वीर। सिद्धार्थ के फोटो पर लाल क्रॉस खिंचा हुआ था। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे, पर वह मुस्कान चुनौती और अडिग इरादों से भरी हुई लग रही थी। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। उसकी आवाज में जो ठंडक थी वह कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। आसपास खड़े लोग जैसे बर्फ की तरह जम गए थे। उनके चेहरे पर डर, बेचैनी और हल्की सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वह आदमी उठकर खड़ा हुआ। उसकी चाल में ताकत और खतरे की एक अलग ही हवा थी। उसने मुड़कर अपने लोगों की ओर इशारा किया और ठंडी सख्त आवाज में कहा, ध्यान रखना किसी को शक न हो। एक भी चूक हुई तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा, समझे? कमरे में खामोशी छा गई। हर कोई उसकी बात सुनकर अपने कद को और छोटा कर चुका था। उसकी धमक इतनी असरदार थी कि वहां मौजूद हर आदमी उसकी निगाहों के सामने झुक गया। आदमी ने धीरे धीरे कमरे में घूमना शुरू किया। उसकी चाल में निखार और खतरनाक तेजी थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और पुराने फर्नीचर उसके कदमों की आवाज से कांपते जैसे थे।
उसकी हर नज़र हर हिलडुल को नियंत्रित कर रही थी। कमरे में खड़े लोग सन्नाटे में थे। किसी की सांस भी दब गई थी, जैसे हर धड़कन उसके आदेशों के इंतजार कर रही हो। आदमी ने अचानक चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर धीमे और ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गए होगे कि यहाँ खेल किसी के लिए आसान नहीं। एक कदम भी फालतू उठाया तो उसने जानबूझकर भाग के अधूरा छोड़ दिया। फिर वह एक पल ठहर गया। उसकी ठंडी आंखें कमरे के हर कोने में फैली डर को नाप रही थीं। आसपास खड़े आदमी एक दूसरे की ओर देखते रहे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कमरे की खामोशी में अब केवल उसके ठंडे शब्द गूंज रहे थे और हर कोई जान गया कि यह जगह सिर्फ भौतिक रूप से विशाल नहीं है, बल्कि डर और शक्ति का केंद्र भी है। हर पल, हर कदम, हर किसी की जान का सवाल बन चुका था। बुआ जी अपने कमरे में धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम में हल्की थकान थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी आत्मसम्मान और ठहराव दिखाई दे रहा था। कमरे की हल्की धूप उनके कदमों पर पड़ रही थी, पर कमजोरी और उम्र का एहसास भी साफ था। कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। पास खड़ी मीरा ने उनको ऐसे देख तुरंत फोन उठाया। बुआ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद बीपी हाई है, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। बुआ जी ने हल्का से रिलाया और मुस्कुराती हुई कहा, अरे बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ी हल्की सी तकलीफ है, दवाई खा ली है, बस थोड़ी देर आराम कर लूँ, ठीक हो जाऊंगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्जाम आने वाले हैं। मीरा ने उनकी बात समझते हुए सिर झुकाया, फिर हल्की फिक्र में डांटते हुए बोली, ठीक है बुआ जी, आप आराम कीजिए, कुछ भी मत सोचिए, बस लेट जाइए, हम सब यहीं हैं। बुआ जी पलंग के पास आई, गहरी सांस ली और धीरे धीरे लेट गईं। उनके हाथ हल्के से तकिए को सहलाते रहे और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उनकी सांसें धीमी और नियमित थीं। कमजोरी के बावजूद गर्मा में कोई कमी नहीं थी। मीरा पास वाले कौच पर बैठ गई, अपनी किताब के साथ, ताकि बुआ जी को कुछ चाहिए तो तुरंत दे सके। वहीं दरवाजे के बाहर छुपकर खड़ी नैना हर पल को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, चेहरे पर मायावी मुस्कान। बुआ जी की हल्की खांसी, बेड पर लेटते समय की हल्की हलचल, अभी उसकी नजरों में संकेत बन रहे थे। नैना ने मन ही मन कहा, चलो ये बुढ़िया कमजोर तो है, पर अभी भी भारी है। दवाइयाँ अपना असर सही कर रही हैं। अब मेरा बस चले तो अभी गला घोंट कर मार दूं इसे, लेकिन कर नहीं सकती, अभी समय सही नहीं है। उसकी आंखों में तीखी चमक थी, चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा। वह जानती थी कि अभी केवल निरीक्षण करना है, कोई कार्यवाही नहीं। कमरे में खामोशी छा गई, केवल बुआ जी की धीमी सांसें और नैना की छुपी निगाहें गूंज रही थीं। हर हल्की आवाज और हल्की हलचल नैना के लिए संकेत बन रही थी। वह सोच रही थी कि बुआ जी की मजबूती और गर्मा सिर्फ शरीर की कमजोरी से नहीं मिटी है। नैना ने तय किया, जो करना है वही सही समय पर होगा। अभी मेरी ताकत सिर्फ आंखों में है, बाकी सब कुछ मेरे हाथ में जल्दी ही होगा। अपने हाथ को गौर से देखते हुए कहा। उसके होंठ पर जहरीली मुस्कान थी। वो एक नज़र कमरे के अंदर लेटी बुआ जी को देखती है और वहां से धीमे कदमों से चली जाती है, ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। उसके वहां से जाने के लगभग 10-15 मिनट बाद भूमि कमरे के अंदर दाखिल होती है। उसने बुआ जी को बेड पर लेटे देखा और कदम धीरे किए। बुआ जी, उसने धीरे से कहा, जैसे आवाज उठाकर उनकी शांति भंग न कर दे। मीरा ने इशारे से उसे शांत रहने का संकेत दिया। भूमि ने सिर हिलाकर समझ लिया और बिना कुछ बोले पास में खड़ी हो गई। मगर बुआ जी उसकी आहट समझ गईं। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। भूमि ने धीरे से उनसे पूछा, क्या हुआ बुआ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बुआ जी ने हल्की सांस ली और धीरे धीरे कहा, बस थोड़ी तबीयत खराब है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग घूमने गए थे ना, तो बस उसकी थकान है, बहुत दिन बाद इतना चली हूँ इसलिए। भूमि ने उनकी ओर एक पल तक देखा, कोई सवाल न पूछते हुए केवल उनके चेहरे पर चिंता भरी निगाहें डाली। कमरा फिर खामोश हो गया और भूमि चुपचाप बाहर की ओर झुक गई, बुआ जी की आराम की हवा को बनाए रखते हुए। शाम 7:30 बजे रेस्टोरेंट की खिड़कियों से शाम की सुनहरी रोशनी भीतर आ रही थी। कायरा पहले से कोने की टेबल पर बैठी थी, हाथ में फोन, और बार बार स्क्रीन अनलॉक करके फिर लॉक कर रही थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर वो खुद से भी छुपा नहीं पा रही थी कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। उसी वक्त भूमि दरवाजे से अंदर आई। जैसे ही उसकी नज़र कायरा पर पड़ी, वो सीधे उसकी टेबल पर आ गई
और बिना कुछ कहे कुर्सी खींचकर बैठ गई। भूमि ने अपनी ड्रेस का दुपट्टा ठीक किया और शरारती मुस्कान के साथ कायरा की ओर देखा। तो मैडम, आज फिर से पतिदेव के साथ सीक्रेट डेट? पर हमें क्यों कबाब में हड्डी बनाने को बुलाया है? हाँ, कायरा ने तुरंत भौहें चढ़ाई। भूमि, पागल हो गई हो क्या? ये डिनर है, बस डिनर, और वो भी तुम्हारे साथ। भूमि हंसते हंसते बोली, अरे हाँ, झूठ मत बोल, मैं तो बस एक्स्ट्रा गेस्ट हूँ। असली प्लान तो तुम और सिद्धार्थ जीजू का है ना? शादी के बाद भी ऐसे रोमांटिक प्लान कौन बनाता है? वाह वाह, दिल जीत लिया। कायरा ने हल्की सी हंसी दबाई और नजरें झुका ली। चुप करो यार, पब्लिक प्लेस है और मैंने उनको नहीं बुलाया। तू और मैं हूँ बस। भूमि ने पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, पब्लिक प्लेस में ही तो मजा है कि सबको दिखे कि द सिद्धार्थ ओबराय अपनी बीवी पर फिदा हो चुका है। कायरा ने हंसते हुए पर्स से टिश्यू निकाला। तुम्हें तो मौका मिलते ही टांग खींचनी होती है। भूमि ने नकली गंभीरता से कहा, देखो, मैं बस रिसर्च कर रही हूँ ताकि जब मेरी शादी हो तो मैं भी अपने पति को ऐसे ही पागल बना सकूं। कायरा ने आंखें घुमाई। पागल तो पहले से हो। भूमि तुरंत बोली, हाँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारी तरह सिद्धार्थ जैसा परफेक्ट हस्बैंड नहीं है। कायरा का चेहरा अब सच में लाल पड़ गया। थोड़ा रुककर कायरा खुद को नॉर्मल करके भूमि को बीती रात का बताती है कि कैसे सिद्धार्थ ने उसको प्रपोज किया, कैसे हाल दिल बयान किया। ओ माय गॉड, भूमि धीरे से कहती है। कायरा आगे बताती है, जिसे सुनकर भूमि की आंखें चौड़ी हो गईं। भूमि तो चिल्लाने ही वाली थी, मगर कायरा जल्दी से उठकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है। दोनों बात पूरी करके वेटर को ऑर्डर देने के लिए बुलाती हैं, मगर भूमि बीच में ही बोल पड़ती है। भूमि वेटर से, इनके लिए वही खाना लाना जो इनके पति देव जी को पसंद हो। रुको, मैं बताती हूँ। कायरा ने तुरंत टेबल के नीचे से भूमि की टांग पर हल्का सा किक मारा। बस कर, वरना। भूमि ने हंसते हुए हाथ ऊपर किए। ठीक है, लेकिन सच बोलूं, तुम्हारी स्माइल अभी भी पहली डेट वाली लगती है। डिनर खत्म होने के बाद दोनों होटल से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर चल पड़ी। भूमि मजाक में कह रही थी, अगली बार सिद्धार्थ जीजू को भी बुला लेना। मैं देखना चाहती हूँ कि डिनर के बीच में तुम्हें कैसे घूरते हैं, तुम कैसे शर्माती हो उनके सामने। कायरा ने नकली गुस्से में कहा, बस कर भूमि, नहीं तो मैं। भूमि हंसते हंसते बोली, ओके ओके, लेकिन मानना पड़ेगा, शादी के बाद भी तुम्हारी लव स्टोरी अब भी फिल्मी है। कोई ना, अगर सिद्धार्थ जीजू ने थोड़ी सी देर कर दी, अभी कौन सा बुढ़ी हो गई है मेरी कायू। कायरा उसको घूर कर देखती है और दोनों ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। इसी मस्ती मजाक के बीच उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनकी हंसी गायब होने वाली है। रेस्टोरेंट के बाहर हल्की हवा बह रही थी। सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में भूमि और कायरा हंसते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। भूमि अभी अपने ताने बंद करने के मूड में नहीं थी। देखो, आज तुम्हारे चेहरे पर वही नई नवेली दुल्हन वाली चमक लौट आई है। कायरा ने मुस्कुराकर कहा, ओ गॉड, तू सुधरेगी नहीं। भूमि ने आंख मारते हुए जोड़ा, सुधरने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं है, लेकिन तेरे ये गाल देख, बिल्कुल लाल टमाटर जैसे। कायरा ने मजाक में पर्स से पानी की बोतल निकाली और भूमि पर छींटा मारने का नाटक किया। एकदम चुप हो जा, वरना। भूमि ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, वरना क्या? अपने पति को बुला लेगी? हाय, मैं तो डर गई। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पार्किंग में उनकी कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। जैसे जैसे वे पास पहुंची, माहौल अचानक बदलने लगा। एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और सड़क की दूसरी ओर एक कार के पीछे दो परछाइयां हिल रही थीं। भूमि ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, तूने नोटिस किया, यहाँ अचानक बहुत सन्नाटा है। कायरा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन बोली, शायद हमें बस लग रहा है। वे दोनों कार के पास पहुंची ही थीं कि अचानक पीछे से दो आदमी तेजी से आ गए। एक ने भूमि का हाथ पकड़ा और दूसरे ने कायरा के मुंह पर रुमाल रख दिया। कायरा ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए हमले ने दोनों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। भूमि ने भी जोरदार किक मारने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी अचानक भूमि को याद आया, उसकी कलाई पर वो खास ब्रेसलेट था। बिना देर किए उसने ब्रेसलेट पर जोर से टैप किया। एक हल्की सी वाइब्रेशन उसके हाथ में गूंजी और दूर कहीं किसी डिवाइस में सिग्नल भेज दिया गया। कायरा की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था और भूमि की सांसें तेज हो रही थीं। कुछ ही सेकंड में दोनों के शरीर ढीले पड़ गए और हमलावर उन्हें तेजी से पास खड़ी वैन में डालकर अंधेरे में गायब हो गए।
उनकी हंसी जो कुछ पहले तक गूंज रही थी, अब शहर की भीड़ में कहीं खो चुकी थी। शहर के बाहरी इलाके में चल रहे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन भर की मीटिंग और इंस्पेक्शन के बाद सिद्धार्थ और अर्जुन आखिरकार लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज गूंज रही थी। सिद्धार्थ की नज़र बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी, लेकिन मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं। अचानक उसने हल्की सी बेचैनी महसूस की, जैसे दिल के भीतर कोई अलार्म बज रहा हो। वो धीरे से खुद से बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है अचानक, इतनी बेचैनी क्यों? कहीं कायरा? अभी उसकी सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन की कलाई पर पहना ब्रेसलेट हल्के हल्के वाइब्रेट करने लगा। अर्जुन ने पहले तो हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है भूमि मस्ती कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने डिवाइस की स्क्रीन देखी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो तुरंत बोला, सिद्धार्थ, भूमि खतरे में है। सिद्धार्थ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वाट, तुम ये क्या कह रहे हो? और तुम भूमि को जानते कैसे हो? सिद्धार्थ ने गाड़ी की ओर झुकते हुए कहा, यह सवाल बाद में, अभी हमें समय नहीं गंवाना है। सिद्धार्थ ने तुरंत कार साइड में रोकी। ब्रेक की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब बकवास लग रहा है मुझे। क्यों बातें बना रहे हो? भूमि अभी घर पर होती है, कायरा के साथ। रुको अभी। उसने झट से फोन निकाला और घर पर कॉल लगाया। लाइन के दूसरी तरफ से एक नौकर की घबराई हुई आवाज आई, नहीं सर, भूमि मैडम और कायरा मैडम अभी तक घर नहीं आई हैं। उन्होंने कहा था कि आज डिनर के लिए बाहर जा रही हैं। सिद्धार्थ का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने गुस्से में फोन जोर से सीट पर पटका और दांत भींचते हुए कहा, डैम इट। अर्जुन ने जल्दी से मोबाइल पर लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने अपने फोन से एक और नंबर मिलाया। आवाज ठंडी और सख्त थी। सुनो, शहर का चप्पा चप्पा खंगाल डालो। मुझे मेरी कायरा और भूमि सही सलामत चाहिए, वरना कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे तुम। कार का माहौल अब खामोशी में भरा हुआ था, लेकिन दोनों की आंखों में एक ही चीज साफ थी, गुस्सा और जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढ निकालने का जुनून। शहर से दूर खंडर नुमा गोदाम, रात का वक्त था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ और चारों ओर गहरा सन्नाटा। शहर के किनारे एक पुराना सुनसान गोदाम, टूटी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। अंदर हवा में नमी और जंग की गंध भारी थी। गोदाम के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, बस आंखों की ठंडी पैनी चमक साफ दिख रही थी। उसके सामने दो नकाबपोश खड़े थे, वही लोग जिन्होंने कायरा और भूमि को बेहोश किया था। एक ने झुककर कहा, काम हो गया साहब, मगर हम दोनों सिर्फ इस लड़की को लाते। तो कायरा की तरफ देखते हुए भूमि की तरफ इशारा कर, ये लड़की सब प्लान खराब कर देती, इसलिए इसको भी उठा लिया। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे धीमे उनके चारों ओर चक्कर लगाया। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जो डर को और बढ़ा रही थी। उन्हें वहीं ले जाओ जहां कोई उनका नाम तक ना ले सके। उसकी आवाज धीमी थी, मगर इतनी ठंडी कि सुनने वाले की रीढ़ में सिरन दौड़ जाए। दूसरे ने हिचकते हुए पूछा, और आगे क्या करना है? आदमी रुक गया। उसके होंठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान आई। अभी कुछ मत करो, उन्हें डर का असली मतलब समझने दो, बाकी मैं बताऊंगा। बाहर खड़ी जीप का इंजन स्टार्ट हुआ। दोनों नकाबपोश चुपचाप बाहर निकल गए। आदमी कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बुदबुदाया, सिद्धार्थ ओबराय, तेरी दुनिया बिखरने वाली है। हल्की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होकर फर्श पर फैली और फिर वो भी अंधेरे में गुम हो गई। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी पलकों का भारीपन कम होने लगा। कायरा ने आंखें खोली तो एक ठंडी सीलन से भरी जगह सामने थी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर कसकर मोटी रस्सियों से बंधे हैं, इतने कसे हुए कि त्वचा पर लाल निशान पड़ चुके थे। हल्की सी हरकत करने पर रस्सी और चुभने लगती। पास ही जमीन पर बैठी भूमि अपने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन आंखों में अभी भी जिद थी। अरे कायू, ठीक हो ना? भूमि ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज थकी हुई मगर चिंता से भरी थी। कायरा ने हल्के से सिर हिलाया, मगर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ये जगह कहाँ है? हमें यहाँ क्यों लाया गया है? उसने धीमे स्वर में कहा, मानो दीवार भी उनकी बातें सुन सकती हो। भूमि ने आंखें घुमाकर हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। शायद हमें किसी हॉरर फिल्म में कास्ट कर लिया गया है, बस स्क्रिप्ट नहीं दी। उसका मजाक एक पल के लिए माहौल हल्का कर देता है, लेकिन उसकी आवाज में छुपा डर साफ झलक रहा था। कायरा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी को धीरे धीरे आगे पीछे हिलाने की कोशिश की।
ताकि बंधन ढीले हो सकें। देख, अगर हम धीरे धीरे रस्सियां ढीली कर लें तो शायद निकल पाए। बस शोर ना हो। भूमि ने तुरंत सिर हिलाया और अपने बंधे हुए हाथों से उसी तरह कोशिश शुरू कर दी। दोनों की कुर्सियों की हल्की खिसकने की आवाज आ रही थी, जैसे अंधेरे में कोई राज दबे पांव चल रहा हो। लेकिन अचानक कायरा की कुर्सी का पैर पास रखे लोहे के पुराने ड्रम से टकरा गया। ठंड आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की खामोशी चकनाचूर हो गई। दरवाजा तुरंत चर्र की आवाज के साथ खुला। वो दोनों नकाबपोश अंदर आए, काले कपड़े, काले दस्ताने और आंखों में एक ठंडी बेरहम चमक। उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी जल्दी आजादी चाहिए तुम्हें? कायरा ने आंखों में गुस्सा भरकर बंदों के बावजूद सीधा बैठते हुए कहा, जो करना है सामने आकर करो, इस तरह कायरों की तरह चेहरा छुपाकर नहीं। दूसरा नकाबपोश हल्के से हंसा, तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा, लेकिन यह हिम्मत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसके सब कमरे की दीवारों से टकराकर वापस कायरा के कानों में गूंजे। उन्होंने दोनों की कुर्सियां जोर से पीछे धकेल दी, रस्सियों को और कस दिया और बिना एक शब्द कहे बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही बाहरी ताला लगने की ठक आवाज आई। भूमि ने धीरे से थके हुए अंदाज में कहा, तो पहला प्लान फेल? कायरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी, मगर जिद उससे बड़ी थी। हाँ, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे जरूर, किसी भी हालत में। एक पल के लिए दोनों ने चुप्पी साध ली। बस बल्ब की मध्यम रोशनी कांपती रही और बाहर उसी रहस्यमयी आदमी की परछाई दरवाजे पर ठहरी थी, जैसे वो उनकी हर धड़कन, हर सांस सुन रहा हो। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, मानो उसे यकीन हो कि इस खेल में जीत सिर्फ उसी की होगी। 4 घंटे बीत चुके थे। 4 घंटे। हर मिनट की टिक टिक सिद्धार्थ के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। पूरे शहर में चप्पा चप्पा छान मारा था, पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी, यहाँ तक कि सिद्धार्थ के अपने लोग भी। लेकिन मायरा और भूमि का कहीं कोई पता नहीं चला। रेस्टोरेंट के बाहर अब भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन किसी के चेहरे पर जवाब नहीं था। अर्जुन ने फिर से अपने फोन में ट्रैकिंग ऐप खोला। आखिरी जीपीएस लोकेशन वही दिखा रही थी, रेस्टोरेंट के पार्किंग। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बड़बड़ाया। वही सिद्धार्थ का चेहरा लाल था, बस चिंता और गुस्सा था। ये लोग मेरी कायरा को छू भी कैसे सकते हैं? वो रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट पर टूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ मेरी पत्नी और उसकी दोस्त का अपहरण हो गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे तक काम नहीं कर रहे। किस दिन के लिए लगा रखे हैं ये? मैनेजर पसीना पोंछते हुए सिर झुकाकर बोला, सर, कैमरे कल रात से ही, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हमने चुप, एक शब्द और नहीं। सिद्धार्थ की दहाड़ से पूरा स्टाफ सहम कर पीछे हट गया। उसके गुस्से की गर्मी पूरे हॉल में महसूस हो रही थी। पुलिस के एक अफसर ने भी बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने सिर्फ उसकी तरफ घूर कर देखा। ऑफिस डरकर चुप हो गया। अर्जुन ने सिद्धार्थ के पास आकर धीमे स्वर में कहा, सिद्धार्थ, हमें जल्द से जल्द अगला क्लू चाहिए, बिना टाइम गवाए। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनी भी नहीं भी। उसकी आंखें फर्श पर किसी चीज पर अटक गईं। वहीं पार्किंग के कोने में एक छोटी सी मेटल की ब्रेसलेट पड़ी थी, भूमि की स्मार्ट ब्रेसलेट। अर्जुन ने झुककर उसे उठाया। यह भूमि की है, यहीं गिरी होगी सिग्नल देने के बाद। सिद्धार्थ के दिल में एक अजब सी बेचैनी फैल गई। मतलब उन दोनों को यहाँ से ले जाया गया, और वो भी प्लान करके। रेस्टोरेंट की पार्किंग में रात की हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में तनाव इतना था कि हर कोई पसीने में भीग रहा था। सिद्धार्थ एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक नाम चमका। वो नाम जिसे सुनकर अर्जुन भी सतर्क हो गया। अगर ये उसी का काम है तो मैं भूल जाऊंगा कि कभी मेरा उससे खास रिश्ता था। सिद्धार्थ खुद से बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी। उसने बिना और कुछ कहे तेजी से अपनी कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अर्जुन पीछे से पुकारता है, सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार का इंजन स्टार्ट किया। अर्जुन ने गौर से सिद्धार्थ के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक ही बात पढ़ने को मिली, कायरा को किसी भी हालत में वापस लाना है। वो बिना वक्त गवाए अपनी कार में कूदा और सिद्धार्थ के पीछे पीछे निकल पड़ा। दोनों गाड़ियां रात के अंधेरे में शहर की खाली सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। कहीं दूर किसी सुनसान इलाके में वही रहस्यमय आदमी नकाब उतारे अपनी सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था, मानो उसे यकीन हो कि खेल पूरी तरह उसके हाथ में है और जीत भी उसकी पक्की है।
कुछ समय बाद सिद्धार्थ की कार धूल उड़ाते हुए एक फार्म हाउस के गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में ऐसा तूफान था कि गार्ड पीछे हट गया। गेट खोलो, उसकी आवाज गरजी। अर्जुन भी पीछे पीछे आया, मगर उसे समझ आ रहा था कि सिद्धार्थ का गुस्सा इस वक्त किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे ही कार अंदर रुकी, फार्म हाउस की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी। अंदर विकास सोफे पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। गेट पर अचानक हुई हलचल सुनकर वो उठा और सीढ़ियां उतरते हुए दरवाजे की ओर आया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सिद्धार्थ सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका कॉलर दोनों हाथों से पकड़ लिया। कहाँ है मेरी कायरा? कहाँ छुपा कर रखा है तूने? उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि विकास कुछ पल तो बस हक्का बक्का रह गया। क्या बक रहा है तू? सिद्धार्थ, मैं क्यों? झूठ मत बोल, सिद्धार्थ गरजा। अच्छे से जानता हूँ तेरी औकात। कभी मेरा यार था, लेकिन जब दुश्मन बना तो तूने मुझे खत्म करने की कसम खा ली। अब मेरी कायरा मेरी जान को उठा ले गया ताकि मुझे तोड़ सके तू। इतना कायर कब से हो गया? विकास ने बहुएं चढ़ाई। सिद्धार्थ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों तेरी बीबी को किडनैप करवाऊंगा? तू पागल हो गया है। पागल मैं नहीं, तू है। सिद्धार्थ ने उसे धक्का दिया। तेरी और नैना की चालें मुझसे छुपी नहीं है, और वो तेरे साथ कब से है मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। तू बस बता मेरी कायरा को कहाँ रखा है। अर्जुन बीच में आया। सिद्धार्थ, सुन तो ले। हो सकता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, सिद्धार्थ ने उसकी बात काट दी। अगर मेरी कायरा को कुछ हुआ तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। विकास ने गुस्से से कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मुझ पर हाथ उठाने की? और सुन, तेरे जैसा नहीं हूं मैं कि किसी को दर्द देने के लिए उसके खास का इस्तेमाल करूं। मैंने सोचा था तुझे दर्द देने के लिए उसका इस्तेमाल करूं, मगर मेरे शरीर में बहते अभिजीत खन्ना के खून ने मेरे जमीर को खत्म कर एक मासूम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। समझा तू? चल अब मेरे घर से दफा हो। सिद्धार्थ फिर से उसकी तरफ बढ़ा। तेरे घर, तेरे पैसे, तेरे लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी कायरा चाहिए। कमरे में हवा जैसे थम गई थी। अर्जुन ने विकास की आंखों में देखा। वहां गुस्सा तो था, लेकिन डर नहीं, बस हैरानी और बेबसी। अर्जुन ने धीमे स्वर में सिद्धार्थ से कहा, जब वो कह रहा है कि उसका इसमें हाथ नहीं है तो शायद सच कह रहा हो। सिद्धार्थ ने बस गहरी सांस ली, मगर उसकी आंखों में शक की परत और मोटी हो गई थी। उसे पता था कि अगर ये खेल विकास ने नहीं खेला तो फिर खेल खेलने वाला कोई और भी खतरनाक है। ओबराय विला, रात 1 बजे। हाल में बुआ जी बैठी थी। फोन पर खबर सुनने के बाद से उनका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। सोफे पर कोने में बैठा प्रिंस घबराकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। मीरा दी, हमारी एंजल दी को कुछ नहीं होगा ना? उसकी मासूम आवाज में डर साफ झलक रहा था। मीरा उसके बगल में बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, कुछ नहीं होगा प्रिंस। सिद्धार्थ भैया है ना, और उनके साथ महादेव की ब्लेसिंग्स है। वो कायरा दी और भूमि दी को कुछ नहीं होने देंगी। बुआ जी ने एक लंबी सांस लेकर मीरा की तरफ देखा। मीरा, प्रिंस को संभालो तुम, अभी बहुत हिम्मत की जरूरत है। कहने को खून का रिश्ता नहीं था कायरा का मीरा और प्रिंस से, मगर इन तीनों के बीच का प्यार ऐसा था जैसे वर्षों से एक ही परिवार में पले हों। प्रिंस की आंखों में नमी थी और मीरा ने उसका माथा चूमते हुए उसे सीने से लगा लिया। दीदू बहुत स्ट्रांग है और हम सब उनके साथ हैं, प्रिंस मासूमियत से कहता है। इसी बीच हवेली के एक कोने में नैना अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी जब नौकरानियों के बीच कानाफूसी सुनी। कायरा मैडम और भूमि मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो ठिठक गई। कायरा, भूमि? उसके माथे पर सिकन गहरी हो गई। विकास तो यह कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या उसने? नैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तेज कदमों से अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल किया। फोन कान से लगाया, पर स्पीकर से ठंडी मशीन जैसी आवाज आई। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाह रहे हैं वह फिलहाल अभी स्विच ऑफ है। नैना ने होंठ काटे, जैसे ये उसके डर की पुष्टि हो। अगर उसने किया है तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। वो पागल हो गया है क्या? सारा प्लान चौपट कर दिया इसने। इतनी जल्दी किस बात की थी? कहीं मेरे बारे में पता ना चल जाए सिद्धार्थ को। नैना की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उधर शहर की दूसरी ओर सिद्धार्थ और अर्जुन की गाड़ी सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट के बावजूद दोनों के बीच खामोशी थी।
सिद्धार्थ ने आखिरकार कहा, तुम्हें यकीन है कि विकास झूठ बोल रहा था? सिद्धार्थ की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन आवाज सख्त थी। उसकी आंखों में डर था, पर यह डर सच्चाई का था या किसी और का, यह साफ नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर उसने नहीं किया तो जिसने किया है वो हमें बहुत अच्छे से जानता है। गाड़ी अचानक ब्रेक से झटके खाती है। सिद्धार्थ ने दूर एक मोड़ पर खड़ी काली एसयूवी देखी, जिसके पास दो परछाइयां थीं। एक मोबाइल पर बात कर रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे यह शख्स पहले भी उनके आसपास रहा हो। वो कौन है? अर्जुन ने फुसफुसाया। सिद्धार्थ ने इंजन बंद किया और अंधेरे में गाड़ी पार्क की। दोनों चुपचाप एसयूवी की तरफ बढ़ने लगे। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट भी जैसे आवाज कर रही थी। परछाई ने अचानक सिर घुमाया और बस एक पल के लिए चेहरा हल्की रोशनी में आया। सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। ये उससे पहले कि वो साफ देख पाता, एसयूवी टायर घुमाकर अंधेरे में गायब हो गई। सिद्धार्थ वहीं खड़ा रह गया, मुट्ठियां कसी हुई। अब चाहे ये जो भी हो, मैं ढूंढ कर रहूंगा। सिद्धार्थ और अर्जुन उसी एरिया में थे जहां वो पुराना खंडर था। सिद्धार्थ थोड़ा और आगे बढ़ता है, पीछे पीछे अर्जुन। दोनों चलते चलते सड़क किनारे छोड़ी हुई पुरानी इमारत के पास पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सूखी घास और टूटी फूटी दीवारें। गाड़ी रोकते ही सिद्धार्थ और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर गुप अंधेरा था, बस टूटी खिड़की से आती हल्की चांदनी फर्श पर गिर रही थी। जगह में सीलन और पुरानी लकड़ी की बदबू थी। सिद्धार्थ के हर कदम के साथ जमीन चरमरा रही थी। यहीं लाए होंगे इन्हें, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ा और एक कोने में रुका। वहां जमीन पर एक छोटा सा चमकता हुआ टुकड़ा पड़ा था। धीरे से झुककर उसने उसे उठाया। उंगलियों के बीच आते ही उसकी सांसें थम गईं। कायरा की इयररिंग। वो उसे देर तक देखता रहा, जैसे उस छोटे से गहने में कायरा की पूरी तस्वीर उसके सामने आ गई हो। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसका मासूम चेहरा। सिद्धार्थ ने मुट्ठी कस ली, इयररिंग को अपनी शर्ट की जेब में रख लिया और गहरी सांस ली। वो यहीं थी अर्जुन। उसकी आवाज भर्रा रही थी, मगर गुस्से से भी भरी थी। अर्जुन चारों तरफ देख रहा था। कुर्सियों के निशान, रस्सियों के टूटे टुकड़े और धूल में खिंचे हुए घसीटने के निशान। सिर्फ वो नहीं, भूमि भी यही थी। ये देख, ये दूसरे पैरों के निशान है, लेकिन इन्हें यहाँ से ले जाया गया है। सिद्धार्थ ने चुपचाप से हिलाया। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी का मिश्रण था। उन्होंने जगह बदल दी, हमें चकमा दिया। अर्जुन पास आया। तो सवाल है, अब उन्हें कहाँ ले गए होंगे? सिद्धार्थ ने मुट्ठी भींची। जहाँ भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसके लिए पूरी शहर खंगालना पड़े। में एक ठंडी लहर चली, जैसे इस वीरान गोदाम की दीवारें भी उनकी जंग सुन रही हो। रॉयल फार्म हाउस, 2:10। विकास अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, बाहर फैली अंधेरी रात को घूरते हुए। सिद्धार्थ का गुस्सा से भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सिद्धार्थ मेरे पास क्यों आया था? कायरा और भूमि के बारे में? ऐसा क्या चल रहा है जो मुझसे छिपा है? उसने माथे पर हाथ रखा, जैसे सिर के अंदर सैकड़ों सवाल घूम रहे हों। तो क्या सच में कुछ ऐसा हो रहा है मेरी पीठ पीछे, जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं? अगर है तो आखिर कौन है जो मुझे इस खेल में घसीट रहा है? विकास के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में चिंता साफ थी। उसने धीरे से खुद से कहा, चाहे सिद्धार्थ मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मगर कायरा उसकी पत्नी है और वो उससे प्यार करता है। उसे तड़पाना नहीं, और ना ही उसका इस्तेमाल मैं किसी को करने दूंगा। सिद्धार्थ को तकलीफ देने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो पलटा, बेड के किनारे रखी अपनी कार की चाबी उठाई, हथेली में घुमाई और हल्की आवाज में बोला, अब मुझे खुद देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। उसके कदमों की आहट खाली हॉल में गूंज रही थी, जैसे घर की दीवारें भी ये महसूस कर रही हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुनसान हाईवे, रात 2:35 एक पुराना जंग लगा कंटेनर ट्रक अंधेरी सड़क पर दौड़ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी सूनी सड़क को चीर रही थी। ट्रक के अंदर पीछे के हिस्से में लोहे की दीवारों और हल्की डीजल की बदबू के बीच भूमि और कायरा फर्श पर पड़ी थी। दोनों के हाथ कसकर बंधे थे और मुंह पर मोटा कपड़ा बंधा था। फर्श की उछाल से उनके सिर कभी लकड़ी के तख्तों से टकराते, कभी एक दूसरे से। कायरा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। बेहोशी के बाद पहली बार उसे होश आने लगा। कानों में सिर्फ ट्रक के इंजन की तेज गड़गड़ाहट और लोहे की दीवारों से टकराती
आवाज गूंज रही थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। धुंधला सा अंधेरा, बस ऊपर एक छोटी जाली से आती हल्की सी स्ट्रीट लाइट की चमक। उसने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन हाथों की रस्सियों ने उसकी कलाइयों को चीर दिया। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। धीरे धीरे उसकी नज़र बगल में पड़ी भूमि पर पड़ी। भूमि का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद, सांस धीमी। कायरा ने अपने मुंह की पट्टी से आवाज निकालने की कोशिश की। भूमि, उठो। भूमि ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो गहरी नींद में हो। कायरा ने घुटनों से उसे हल्का सा धक्का दिया। भूमि की पलकें हिली और उसने आंखें खोली। उलझन और डर उसके चेहरे पर साफ था। हम कहाँ हैं? उसकी आवाज कपड़े की पट्टी के पीछे घुटकर रह गई। कायरा ने सिर हिलाया। पता नहीं, पर हमें होश रखना होगा। ट्रक अचानक झटका खाता है। दोनों जोर से फर्श पर टकराती हैं। बाहर से किसी की भारी भरकम आवाज आती है। गति बढ़ा, समय कम है। ड्राइवर की खुरदुरी आवाज जवाब देती है। चिंता मत कर, 3 घंटे में डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। कायरा और भूमि ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, कहाँ और क्यों। ट्रक की गति और तेज हो जाती है। अंधेरी सड़कें, वीराने खेत और एक अनजान मंजिल उनकी ओर बढ़ रही थी। करीब 3 घंटे बाद ट्रक की गड़गड़ाहट धीरे धीरे थमने लगी। ब्रेक के झटके से कायरा और भूमि आगे की तरफ गिर पड़ी। लोहे का दरवाजा खुलते ही की ठंडी नमी से भरी हवा भीतर घुस आई। अंधेरे में भी 4-5 हथियारबंद आदमी नजर आ रहे थे। चेहरों पर नकाब, हाथों में बंदूकें। उतारो इन्हें, एक भारी रूखी आवाज आई। 2 आदमियों ने कायरा और भूमि को पकड़कर खींचा और फर्श से उठाकर बाहर ले आए। उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई थी, ताकि वो जगह पहचान न सकें। बाहर कहीं पास में कुत्तों के भौंकने की आवाजें और धातु के गेट के बंद होने की गूंज सुनाई दी। यह कोई पुराना लेकिन मजबूत सिक्योरिटी से घिरा कंपाउंड था। अंदर आते ही उनकी आंखों की पट्टी खींच ली गई। सामने टूटी फूटी दीवारों और जंग लगी मशीनों वाला एक पुराना कारखाना था, लेकिन उनके सामने खड़ा शख्स उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। कायरा की सांसें रुक सी गईं। भूमि की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। कौन हो तुम? कायरा ने बंधे हाथों के बावजूद एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। उस आदमी ने हाथ उठाकर गार्ड्स को रुकने का इशारा किया, फिर कायरा के करीब आया और ठंडी नीची आवाज में बोला, स्वागत है मेरी मेहमान नवाजी में। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे उसके अंदर सिर्फ बदला और नफरत बची हो। तुमने ये सब क्यों किया और हो कौन तुम? भूमि की आवाज कांप रही थी। वो आदमी हल्की हंसी हंसते हुए बोला, तुम सोच भी नहीं सकती, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। कायरा की नजरें उसके चेहरे पर जमी थी और उसके दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सिद्धार्थ जी तक ये खबर समय से पहुंचेगी? क्या वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचेंगे? कुछ देर बाद सुबह की पहली किरणें शहर की ऊंची इमारतों के बीच से झांकने लगी थी। घड़ी में ठीक 5 बजे थे, लेकिन ओबराय बिला और उसके आसपास बेचैनी का माहौल अभी रात जैसा ही था। सिद्धार्थ और अर्जुन की गाड़ियां अलग अलग इलाकों में घूम रही थी। उनके साथ 3-4 और टीम मेंबर थे, जो पूरे शहर में बिखरे हुए थे। हर फोन कॉल, हर लोकेशन पिंग, लेकिन अब तक सिर्फ सुनसान गोदाम और खाली पड़ी जगह ही हाथ लगी थी। कुछ तो गड़बड़ है अर्जुन, सिद्धार्थ ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। जिसने भी किया है वो हमारी चाल पहले से ही समझ रहा है और हमें एक कदम पीछे रख रहा है। अर्जुन ने मोबाइल स्क्रीन पर मैप देखते हुए कहा। मैंने आसपास के सारे चेक पॉइंट पर इंफॉर्मेशन दे दी है। हर ट्रक, हर गाड़ी चेक हो रही है। उधर शहर के कई कोनों में पुलिस और निजी गार्ड्स तैनात थे। आसपास के हर इलाके में बैरिकेडेड लग चुके थे। बड़े बड़े ट्रकों की लाइटें बंद करके तलाशी ली जा रही थी। ड्राइवरों से सवाल जवाब हो रहे थे। गाड़ियों के अंदर तक झांका जा रहा था, लेकिन शायद एक तरफ देर हो गई थी। वह ट्रक जिसमें कायरा और भूमि थी पहले ही आगे निकल चुका था। काले तिरपाल से ढका, नंबर प्लेट पर धूल की परत, और केबिन में बैठा वही आदमी जिसने किडनैप करवाया था। दिल्ली। उधर ओबराय मेंशन के पुराने हिस्से में दादाजी सोफे पर बैठे लगातार कॉल पर थे। मुंबई से लेकर नासिक तक एक एक चेक पोस्ट पर नजर होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज तुरंत चेक करो। उनकी आवाज में उम्र के बावजूद सख्ती थी। हमारी बहू हमें सही सलामत चाहिए। कुछ ही देर में कंट्रोल रूम में कई स्क्रीन पर शहर के अलग अलग हिस्सों की फुटेज चलने लगी। गलियों, पेट्रोल पंप और टोल नाकों के कैमरे एक एक करके देखे जा रहे थे। और तभी एक धुंधली सी तस्वीर में काले तिरपाल वाला ट्रक हाईवे पर नजर आया।
लेकिन तब तक वो कैमरे की रेंज से बाहर निकल चुका था। दादाजी ने गहरी सांस ली। सिद्धार्थ, तुझे अकेले ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। वहीं हाईवे पर दौड़ती सिद्धार्थ की गाड़ी में अर्जुन का कॉल आया। एक सुराग मिला है, शायद पुणे की तरफ। सिद्धार्थ ने गियर बढ़ाया। आंखों में वही पुराना जज्बा लौट आया। तो फिर रुकना कैसा? पुणे चलते हैं। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। एक सुनसान जर्जर औद्योगिक इलाके में धुंध अब भी टिकी हुई थी। पुराने गोदाम की दीवारों पर नमी और जंग लगी लोहे की चादरों की बदबू फैली थी। दूर कहीं कौओं की कांव कांव और बीच बीच में चैन खिसकने जैसी आवाजें आ रही थीं। एक काले रंग की एसयूवी धूल उड़ाती हुई तेजी से मोड़ काटते हुए उस इलाके में घुसी। स्टीयरिंग पर हाथ रखे विकास खन्ना बैठा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब गुस्सा और बेचैनी। उसने एक तीखा ब्रेक लगाया। गाड़ी झटके से रुकी और वह लगभग छलांग लगाकर बाहर निकला। गोदाम के मुख्य गेट पर 2-3 हथियारबंद आदमी खड़े थे। रुक, कौन है तू? उनमें से एक ने बंदूक तानी। विकास ने सिर्फ एक नजर उन पर डाली और अगले ही पल धड़ाक, पहले ही आदमी को उसने कॉलर से पकड़कर लोहे के खंभे से दे मारा। दूसरा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन विकास ने उसके हाथ से रॉड छीनकर उसी को पेट में मारा। कुछ सेकंड में वहां खड़े सभी तीनों गार्ड जमीन पर करा रहे थे। विकास गेट खोलने ही वाला था कि पीछे से टायरों की चीख सुनाई दी। एक काली सेडान और उसके पीछे एक जीप धूल के बादल में रुक गई। दरवाजा खुलते ही अर्जुन और सिद्धार्थ बाहर आए। विकास ने पलट कर देखा और एक पल को ठिठक गया। सिद्धार्थ, उसकी आवाज में हैरानी और जल्दी दोनों थे। जल्दी अंदर, भूमि और तुम्हारी वाइफ दोनों अंदर हैं। सिद्धार्थ के चेहरे का रंग बदल गया। आंखों में आग सी चमक आई। कहाँ? पीछे वाले हॉल में। लेकिन सावधान, अंदर बहुत लोग हैं। अर्जुन ने जेब से पिस्तौल निकाली और बाकी टीम के 2 लोग भी तैयार हो गए। गेट खुला। अंदर जाते ही लोहे की पुरानी मशीनों और टूटे केड्स के बीच से 6-7 गुंडे बाहर निकल आए। उनके हाथ में रॉड, चैन, चाकू और कुछ के पास छोटे हथियार थे। कोई भी आगे बढ़ा तो अच्छा नहीं होगा, एक ने गरज कर कहा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, अर्जुन। हाँ, समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया और अगले ही पल सब तरफ धुआं फैल गया। स्मोक बम? गुंडों की आंखें चौंधिया गईं। तभी विकास ने बाएं से झपट्टा मारा। सिद्धार्थ ने सामने वाले को गिरा दिया और अर्जुन ने तीसरे को हथियार छीनकर धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में बाहर के गार्ड काबू में थे, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। गोदाम का बड़ा शटर खोला गया। अंदर एक और विशाल हॉल था। अंधेरे को चीरती ट्यूबलाइट की टिमटिमाती रोशनी और बीच में पड़ी 2 कुर्सियां। उन कुर्सियों पर भूमि और कायरा दोनों के हाथ पांव बंधे थे, सिर एक तरफ झुके हुए। सिद्धार्थ का दिल जैसे धड़कना भूल गया। कायरा, उसकी आवाज खुद ब खुद निकल गई। अचानक कायरा की पलकें हल्की सी पड़पड़ाई। उसने सिर उठाने की कोशिश की और जैसे ही आवाज पहचानी, उसके होंठ हिले। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ के कदम तेज हो गए, लेकिन तभी दोनों तरफ से 8-10 और हथियारबंद आदमी निकल आए। बीच का रास्ता रोकते हुए हॉल की हवा भारी हो गई थी। हर कदम, हर सांस एक जंग का ऐलान कर रही थी। हॉल में ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी ऊपर टिमटिमा रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। सिद्धार्थ की नजर लगातार कायरा पर टिकी थी, लेकिन हथियारबंद गुंडों की कतार उसके और कायरा के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, लगता है इनकी मेहमान नवाजी थोड़ी कड़क है। विकास ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया, बस 5 सेकंड में रास्ता साफ कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ता, पीछे के साय से एक हल्की सी आहट हुई। गोदाम के कोने में टूटी मशीनों और लोहे के पिलर्स के पीछे कोई खड़ा था। उसकी लंबी कदकाठी, काले कपड़े और चेहरे पर ठंडी, बिना पलक झपकाए नजर, वही शख्स जिसने इस पूरे खेल की डोर खींची थी। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे अपने शिकार को तौल रहा हो। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई डर, सिर्फ एक शिकारी की संतुष्टि। जैसे उसे पता हो कि उसकी चाल इतनी गहरी है कि सामने वाले चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो फंस चुके हैं। सिद्धार्थ, अर्जुन और विकास अब भी उसकी मौजूदगी से अनजान थे। उनकी नज़र सिर्फ हथियारबंद गुंडों पर थी, जो धीरे धीरे उन्हें घेर रहे थे। कायरा ने एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर के साथ एक उम्मीद की चमक थी। भूमि अभी बेसुध थी। उसके सिर के पास सूखे खून के निशान साफ दिख रहे थे। वहीं कायरा को भी कई चोटें आई थी। आज कोई भी मेरी राह में खड़ा हुआ तो वापस खड़ा नहीं होगा। सिद्धार्थ की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने पिस्तौल का सेफ्टी ऑन किया और विकास ने अपनी रॉड
कसकर पकड़ ली। खड़ा वो आदमी बस मुस्कुराया। उसने धीमे से अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, जैसे कोई इशारा करने वाला हो। हॉल की हवा और भारी हो गई थी। अगला पल या तो किसी की जान बचाने वाला था या किसी की जान लेने वाला। पहला गुंडा जैसे ही आगे बढ़ा, सिद्धार्थ ने बिना वक्त गंवाए उसकी कलाई पकड़कर इतनी ताकत से मरोड़ी कि उसके हाथ से चाकू छूट गया और वो चीख के साथ घुटनों पर गिर गया। अर्जुन ने बाएं तरफ से आए दो आदमियों को सीधे एक एक मुक्का जड़ा। पहले के दांत खून से लाल हो गए, दूसरा धड़ाम से लकड़ी के केर्स में जा गिरा। विकास पीछे नहीं था। उसने लोहे की रॉड से एक को पेट में मारा, फिर उसी रॉड से दूसरे के हथियार को दूर फेंक दिया। हॉल में लोहा टकराने और चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। पीछे खड़ा वो रहस्यमय आदमी अब भी चुप था। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसके लोग संभाल लेंगे। लेकिन उसका यकीन पल पल टूटने लगा। जैसे जैसे उसके गुंडे सिद्धार्थ, अर्जुन और विकास की तरफ दौड़ते, वैसे वैसे पलटकर जमीन पर कराते हुए दिखने लगते। किसी की नाक से खून बह रहा था, किसी का हाथ मरोड़कर तोड़ दिया गया था, कोई धक्के से दीवार से टकराया था। सिर्फ 5 मिनट में पूरा हॉल खाली हो चुका था। बस चारों तरफ हथियार और कराते हुए गुंडे पड़े थे। अब उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान की जगह गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये तीनों इतनी आसानी से उसकी पूरी टीम को धूल चटा देंगे, क्योंकि वो सारे गुंडे एक से बढ़कर एक खतरनाक थे। सिद्धार्थ ने बिना वक्त गंवाए सीधे कायरा की तरफ कदम बढ़ाए। उसने झुककर उसके हाथों की रस्सियां खोली और फिर धीरे से उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, तुम ठीक हो? कायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो धीरे से बस हाँ बोली। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भूमि के पास पहुंचा। उसने उसके मुंह से पट्टी हटाई और रस्सियां खोली। भूमि ने मुश्किल से आंखें खोली और अर्जुन का चेहरा देखते ही फूट पड़ी। अब सब ठीक है, अर्जुन ने उसे सहारा देते हुए कहा। भूमि नॉर्मली खिलखिलाती रहती थी, मगर इस बार वो डर गई थी कि कहीं कायरा और उसको कुछ हो ना जाए। पीछे खड़ा वो रहस्यमयी आदमी अब एक कदम आगे बढ़ा और हॉल में फिर से एक अजीब खामोशी छा गई। सिद्धार्थ ने कायरा को बाहों में थाम रखा था। उसकी उंगलियां अब भी हल्का हल्का कांप रही थीं। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, तुम ठीक हो? कायरा ने फिर से सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, जैसे थकान और डर ने शरीर का सारा दम खींच लिया हो। उधर अर्जुन भूमि के कंधों को सहारा दिए खड़ा था। भूमि पानी चाहिए? भूमि ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, बस घर ले चलो। हॉल के चारों कोनों में बस गिरते कराते गुंडों की आवाजें थीं और बीच में वो आदमी, काला सूट पहने, चेहरे पर ना मुस्कान ना गुस्सा, बस ठंडी खतरनाक नजर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे किसी शिकार के पास जाने का वक्त आ गया हो। कुछ मिनटों बाद अर्जुन और सिद्धार्थ अपनी अपनी जगह अपनों को संभाल रहे थे, इसीलिए किसी की नज़र उस आदमी के हाथ की हरकत पर नहीं गई। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और धीरे से एक काली चमकती पिस्तौल निकाली। विकास थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी नज़र तुरंत उस मेटल की चमक पर अटक गई। उसका दिल धक से रह गया। वो सीधा सिद्धार्थ के सीने पर निशाना साध रहा था। सिद्धार्थ! विकास की गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी। हट वहां से! सिद्धार्थ और अर्जुन एक पल को चौंके, लेकिन वो आदमी तेज धाए। गोली की आवाज जैसे दीवारों से टकराकर पूरे हॉल को हिला गई। कायरा ने चीख के साथ अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। भूमि भी डर के मारे अर्जुन के सीने से चिपक गई। सिद्धार्थ का दिल एक पल को रुक सा गया, लेकिन फिर उसने देखा खून की बूंदें हवा में बिखरती हुई और विकास का शरीर हल्का सा पीछे की तरफ झुकता हुआ। गोली सीधी विकास के बाएं कंधे में लगी थी। वो दर्द से कराते हुए घुटनों पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें अभी उसी आदमी पर थीं। गोली लगने के ठीक अगले पल वो रहस्यमय आदमी बिना कुछ कहे पलटा और साइड गेट की तरफ दौड़ लगा दी। उसके जूतों की ठक ठक गूंजते हुए खाली हॉल में दूर जाती रहीं। अर्जुन ने तुरंत बंदूक उठाई, लेकिन सिद्धार्थ ने हाथ रोक दिया। नहीं, अभी विकास। उसका ध्यान सिर्फ विकास पर था, जो जमीन पर बैठा खून रोकने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ने कायरा को धीरे से एक क्रेट के सहारे बैठाया, फिर सीधा विकास के पास घुटनों के बल बैठा। तू पागल है क्या? बीच में क्यों आया? विकास ने दर्द के बीच हल्की हंसी छोड़ी। क्योंकि सिद्धार्थ, कायरा तेरी जान है और मैं किसी को उसकी जान से दूर नहीं कर सकता। अगर तुझे कुछ हो जाता तो उसका क्या होता? कायरा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भूमि ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने अर्जुन को इशारा किया, एम्बुलेंस। अभी अर्जुन ने फोन मिलाया, जबकि सिद्धार्थ के चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, गुस्सा।
वो जो भागा है अब बच नहीं पाएगा। कुछ समय बाद मुंबई सिटी हॉस्पिटल। सुबह 10:47 बजे तेज रफ्तार एम्बुलेंस की सायरन की आवाज ने हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट का सन्नाटा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही स्ट्रेचर बाहर आया। उस पर विकास, जिसके कंधे से खून अब भी रिस रहा था। सिद्धार्थ और अर्जुन दोनों के चेहरे पर चिंता साफ थी। कायरा और भूमि एक ही व्हील चेयर पर नहीं, लेकिन पास पास चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों में नींद और डर दोनों का असर था। डॉक्टर, फौरन! सिद्धार्थ ने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा, सीधे रिसेप्शन से चिल्लाकर कहा। दो नर्स और एक डॉक्टर स्ट्रेचर पकड़कर ऑपरेशन थिएटर की ओर भागे। बुलेट शोल्डर में है, ब्लीडिंग कंट्रोल करो। डॉक्टर के आदेश पर नर्स ने फटाफट ड्रेसिंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर दादाजी का नाम चमक रहा था। हाँ दादाजी। हाँ, भूमि और कायरा मिल गई हैं। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी थी, फिर राहत भरी सांस सुनाई दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम सब ठीक हो ना? मैं भी कुछ समय में वहां पहुंचने वाला हूँ। फ्लाइट डिले होने की वजह से देर हो गई है। सिद्धार्थ ने नजर कायरा पर डाली, जो चुपचाप अपनी हथेलियों को घूर रही थी। ठीक है, लेकिन वो रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, विकास को गोली लगी है। दादाजी की आवाज गंभीर हो गई। मैं तुरंत आ रहा हूँ। बस लैंड होने वाली है, फ्लाइट 20 मिनट में। सिटी हॉस्पिटल वेटिंग एरिया। अर्जुन ने भूमि के पास पानी की बोतल रखी। थोड़ा पी लो। भूमि ने बस एक घूंट लिया और कहा। अर्जुन, वो आदमी भाग गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन ज्यादा देर आजाद नहीं रहेगा। कायरा चुप थी, पर सिद्धार्थ को महसूस हो रहा था कि वो अंदर से टूटी हुई है। वो उसके पास जाकर बैठ गया। कायरा, उसने नजरें उठाई आंसू भरी आंखों से। अगर विकास बीच में नहीं आता तो? सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं होता, मैं यहाँ हूँ, और जब तक हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और विकास? कायरा रोते हुए कहती है। वो भी ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सिद्धार्थ उसके आंसू पोंछकर कहता है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए, मास्क हटाते हुए। ऑपरेशन सफल रहा। गोली निकाल दी गई है। अभी वो होश में नहीं है, लेकिन खतरे से बाहर है। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने धीरे से सिद्धार्थ के कान में कहा, वो लोग यहाँ भी आ सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सिद्धार्थ ने सीधे कायरा और भूमि की तरफ देखा। तुम दोनों अब अकेली नहीं रहोगी, जब तक सब खत्म नहीं होता। एक एक कदम पर हमारी नजर होगी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर की सफेद दीवारों के बीच हवा में अभी एक अनकहा डर तैर रहा था। सिद्धार्थ एक नजर अर्जुन को देखता है। अर्जुन इशारा समझ कायरा और भूमि को लेकर वीआईपी वार्ड में ले जाता है। वहां उनकी चोट पर दवाइयां लगाई जाती हैं और इंजेक्शन, जिसकी वजह से दोनों नींद के आगोश में चली जाती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।